नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक अफवाहों का बाजार गर्म है। आखिर क्या होने जा रहा है? क्या ये हुकूमत खत्म होने जा रही है? क्या हम नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? मौजूदा हुकूमत ने ये कहीं पे आस लगाई हुई थी, हमें इस सारे मामले के अंदर जो है वो इदारे हमारे साथ आके खड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसी सपोर्ट नहीं हासिल जो इमरान खान साहब को हासिल हुआ करती थी। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वजह मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो क्रैक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवाम परेशान हो रही है, लोड शेडिंग संभाली नहीं जा रही, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30-30, 40-40 रुपए जंप मारने वाली हैं, डॉलर जो है वो बेकाबू हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक अफवाहों का बाजार गर्म है और मामला ये है कि आखिर क्या होने जा रहा है? क्या ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है? क्या हम नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, या ये हुकूमत अब आगे चलेगी या नहीं चलेगी? इन सारी चीज़ों को बैठ के मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी अपने चंद सोर्सेज से बात हुई है वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको शुरू से चलना पड़ेगा। 9 और 10 अप्रैल से जो कहानी शुरू हुई है, जब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, इस्तीफ़ा तो नहीं दिया था, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो हटाया गया था, तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है और पसे पर्दा क्या कुछ होता रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत संभाली तो जाहिर बात है पहला एक हफ्ता 10 दिन जो है वो तो एक बड़ा अच्छा पीरियड होता है। उसके अंदर सबसे मेल मुलाकातें होती हैं, मुबारकबादें होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कुछ था। लेकिन हकीकत ये है कि इस पूरी चादर के नीचे एक अजीब सी हलचल थी, एक अजीब सी परेशानी थी, एक अजीब सा खौफ था। वो खौफ इस चीज़ का था जो पहले भी हुकूमत संभालने से पहले भी इनके तमाम लीडरान के दरमियान बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था कि भाई इमरान खान साहब जो कुछ भी छोड़ के जा रहे हैं उसका बोझ बहुत ज़्यादा है और जब ये बोझ हम अपने कंधों पे उठाएंगे तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और उनके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने फिर भी शहबाज शरीफ साहब को कहा कि कुछ नहीं होता, शहबाज स्पीड से हम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि इमरान खान साहब और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और भी ज़्यादा पुरजोश तरीके से जलसों पे जलसे करना शुरू कर दिए और वो इदारे जहाँ से शहबाज शरीफ साहब को ये लग रहा था कि जी हमें सपोर्ट मिलती रहेगी और इमरान खान साहब को ये लोग संभालेंगे, वहाँ से वो मदद नहीं आई। अक्सर औकात जंग के अंदर आपने देखा होता है कि जब आप जंग लड़ने जाते हैं तो आपके बहुत से इत्तेहादी जो है वो आपको एश्योरेंसेस देते हैं कि जी आप घुसे मैदान में, हमारी फ़ौजें, हमारी जो कमक है वो बस आपके पास पहुँचने वाली है। लेकिन फिर होता यह है कि वो मदद आप तक आती नहीं है और जब मदद नहीं आती और दुश्मन भी आगे से तगड़ा हो तो उसके बाद हाथ पांव फूल जाते हैं। इस हुकूमत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने यही सोचा कि जी हमारे लिए सब कुछ ठीक रहेगा, हम आएंगे, आके सब कुछ संभालेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि इमरान खान साहब जो है ये सारे जलसे जुलसे करते करते थक जाएंगे। इसके बाद आहिस्ता 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 सिचुएशन ये हो गई कि इदारों की जानिब से भी और इदारों की चंद शख्सियात की जानिब से भी कुछ जगहों पे ऐसी बातें की गई। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इदारों की जानिब से, चंद शख्सियात की जानिब से ऐसी बातें की गई और बताया गया कि हमें बिलावजह इमरान खान का दुश्मन क्यों तस्वुर किया जा रहा है। हम इमरान खान के दुश्मन नहीं हैं, ये जो कुछ भी हुआ है ये सियासी तौर पर हुआ है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की जानिब से और उनके सपोर्टरों की जानिब से इदारों के ऊपर पूरी तरह तनकीद की गई, खुल के की गई और किसी की मजाल नहीं थी कि वो उनके खिलाफ कुछ करते हैं। अगर थोड़ा बहुत एक्शन करने की कोशिश भी की गई तो उसको भी थोड़ी देर के बाद रोक दिया गया और मजीद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये सिलसिला 2018-2019 से बहुत मुख्तलिफ था। 2018 और 19 के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और उसके बाद वो आवाज़ें जो मुखालिफत में उठती थी उनको दबाने के लिए, उनको चुप कराने के लिए एकदम पूरी मशीनरी हरकत में आती थी। एंकरों को चैनलों से निकाला जाता था, एंकरों की ज़बाबंदी की जाती थी और कईयों को बेरोज़गार कर दिया गया। लेकिन इस किस्म की कोई हरकत यहाँ पे नहीं हुई। 2-4 एग्जांपल्स देने की कोशिश की गई कि देखें ये क्या हुआ है, देखें वो क्या हुआ है, फ़लाँ को नौकरी से निकाल दिया गया, फ़लाँ को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन किसी बड़े नाम के साथ ये चीज़ अटैच नहीं थी और बल्कि अगर 2-4 को लोग थे भी तो उनको भी या तो नौकरियाँ मिल गई या उन्होंने खुद कह दिया कि जी हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्क्रीन से हटाया गया है। उन्होंने खुद ये बात कही।
तो रेजिस्टेंस का वो जो सिलसिला था वो वैसे ही जारी रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इदारे के ऊपर ये तनकीद और भी ज़्यादा सख्त होना शुरू हो गई। अभी हालिया मैंने कल भी एक व्लॉग किया था जिसमें सदर मुमलिकत के बेटे ने, साहबजादे ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो ज़बान सोची भी नहीं जा सकती थी। मेरी इतला के मुताबिक एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी दोस्त, एक बड़े करीबी साथी जो अक्सर उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी गुफ्तगू वगैरह किया करते थे, और जब तक तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी तो वो लोग आपस में बैठ के सोचा करते थे कि इदारों के सरबराहों के हवाले से क्या रिएक्शन आएगा जब हम सड़कों पे निकलेंगे। तो कुछ का यह कहना था कि कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर उनको बताया गया कि इदारों ने अगर एक्शन लेना होता है ना तो इदारे बहुत बुरी तरह एक्शन लेते हैं, और इदारों को जिसे कहते हैं ना नकेल डालना आता है अगर इदारों ने फैसला किया हो। लेकिन यहाँ पे नकेल डालने का कोई सिलसिला नहीं था। यहाँ पे अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि ये कहा गया, ये बताया गया चंद लोगों को कि जनाब देखें हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और हमारा नाम बिलावजह ड्रैग किया जा रहा है। DGISPR ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कुछ हद तक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की गई, लेकिन तनकीद का ये सिलसिला नहीं रुका। चाहे पाकिस्तान हो या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो जो इमरान खान साहब के हक़ के लिए निकले, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए और उन्होंने गालम गलोच भी की और हर किस्म की गुफ्तगू की गई, और अल्टीमेटली फिर लगना ही शुरू हुआ कि इदारे अब प्रेशर में आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद कुछ बातें ये हुई कि जी नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, और चंद ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं उन्होंने भी ये खबर फैलाई कि जनाब इमरान खान साहब ने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। इदारों की जानिब से बताया गया कि जनाब नंबर इमरान खान साहब की जानिब से नहीं, दूसरी साइड से ब्लॉक हुए थे। अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है, नंबर किसने किसके ब्लॉक किए, लेकिन अब ताज़ा खबरें ये हैं कि वो नंबर अनब्लॉक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, उनके चंद लोगों की जानिब से भी ये बातें कही गई कि जनाब आइए ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ताल्लुकात किस हद तक ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये ज़रूर हकीकत है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने ये कहीं पे आस लगाई हुई थी कि हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी और हमें इस सारे मामले के अंदर जो है वो इदारे हमारे साथ आके खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पूरी तस्दीक के बाद ये बात कह सकता हूँ कि मैंने मुस्लिम लीग नून के और उनके इत्तेहादियों के चंद सीनियर रहनुमाओं से जो मेरी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जी हमें ऐसी सपोर्ट नहीं हासिल जो इमरान खान साहब को हासिल हुआ करती थी। उनमें से चंद लोगों ने यह भी कहा कि शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। असल बात इस बात का है कि हम अगर मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं, अगर हमें पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं तो उसके ऊपर जो बैकलैश आएगा उसमें कम से कम हमारे साथ खड़े हों कि हमें ये मुश्किल फ़ैसले क्यों करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुश्किल फ़ैसले करें, हमें गालियाँ भी पड़ें, हमें जूतियाँ भी पड़ें, और उसके बाद आप हमें कहें कि जनाब अब आप इलेक्शन के अंदर चले जाएं। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप हमारे हाथ भी बांध दें और आप हमारी टांगें भी बांध दें, और उसके बाद कहें कि जनाब बेटा जा बॉक्सिंग रिंग के अंदर खड़ा हो, और वो जो सामने पहलवान है जिसके हाथ भी खुले हुए हैं, जिसके पाँव भी खुले हुए हैं, वो तुम्हारे साथ जो मर्जी करे। इस तरह मुकाबला नहीं होता। हर गुजरते दिन के साथ ये कोशिश की जाती रही है कि किसी तरह इस मामले के ऊपर कोई इफ़ाम तफ़हीम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का जो वफ्द यहाँ से लंदन गया, उन्होंने भी जाके बात बताई। बाकी लोगों ने सवाए शहबाज शरीफ के बाकी सब लोगों ने ये बात कही कि जनाब हमें ये कड़वा घूंट पीने के बजाय इलेक्शन में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर हम कम से कम खुल के खेल तो सकेंगे। लेकिन वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि जी मुझे मौका दीजिए, मैं इत्तेहादियों के साथ मिलके अभी भी भरपूर कोशिश करूँगा कि किसी तरह मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएं और हम वो जो पेज है वो फटने ना पाए। शहबाज शरीफ साहब ने वापस आके इसकी भी भरपूर कोशिश कर ली है, और लग इस तरह रहा है कि वो अभी तक इस सिलसिले में नाकाम हो रहे हैं। फिलहाल ये लग रहा है। मैं नहीं जानता कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या होता है और उनको क्या कोई नई ज़िंदगी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन फ़िलहाल यही लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा इसमें अचीव नहीं कर पाए हैं। आज मरियम औरंगज़ेब ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने भी निकाली कि जी कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट करना बंद कर दी गई हैं। लेकिन अभी भी जो असल सवाल है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना है, जो कि अभी भी नहीं हुआ है। वहाँ पे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर वहाँ से कोई खुशखबरी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी मईशत एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है, बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर। जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई थी तो मैंने उस वक्त, अगर आपको याद हो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी
कि ये एक चूचू का मुरब्बा है और मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर चलेगा। और वो अभी सिलसिला जो है वो अभी तकरीबन महीना ही हुआ है और उसके अंदर हमने देखना शुरू कर दिया कि उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इत्तेहादी ये नहीं कह रहे कि वो इस हुकूमत को छोड़ रहे हैं, लेकिन हर शख्स को अपनी अपनी बचाने की पड़ी हुई है कि अब हम किस तरह बचाएं अपने आप को। लंदन के अंदर जो मुकीम लोग हैं, इसाक डार और नवाज शरीफ, दोनों की ये राय है कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है और अगर हम फैसला कर लेते हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा के तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे। क्योंकि पहले हम कड़वा घूंट भी पिए, हम लोगों से लान तान भी सुने और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएं, तो ऐसा हम क्यों करें? तो अगर ये करना ही है तो या तो ये केयरटेकर गवर्नमेंट आके करे या फिर उसके बाद जो दूसरी हुकूमत आएगी वो आके करे इलेक्शन के बाद। अभी कम से कम हम ये करने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस हुकूमत के ऊपर डेवलप हो रहा है कि जी ये करें और जल्दी करें, लेकिन अभी तक इस पर रेजिस्टेंस आ रही है। कल का दिन बड़ा अहम है। कल का दिन अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला 25 मुनरिफ अराकीन के खिलाफ आ जाता है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच तो शायद फिर भी सकती है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने 2-3 फॉर्मूले इस सिलसिले में बनाए भी हुए हैं, लेकिन बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ बचाना मुश्किल हो गया तो फेडरल हुकूमत के लिए भी फिर काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। और जब ये सारी सूरत हाल बन रही हो तो आपके IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो भी सिचुएशन बनी है, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत बड़ी वजह मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो क्रैक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी जो एक डिवीजन पाई जाती है वो भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और उसके अंदर भी एक दूसरे पे लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो वाजे है। मैं आपको बड़ा वाजे तौर पे बता देता हूं कि इसाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल दोनों के दरमियान थिंकिंग प्रोसेस बहुत फर्क है। इससे पहले ये फाइनेंस का मामला जो है वो इसाक डार साहब संभाला करते थे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब संभाल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते और जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद लीडरों की जानिब से भी है, क्योंकि चंद लोग जो खास तौर पर शहबाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात के ऊपर भी नाला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठे और लंदन से बैठ के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। ये मुमकिन नहीं है। या तो फिर आप वापस आएँ और यहाँ पे आके खुद इन तमाम चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में संभाल लें, लेकिन कानूनी मामलात की वजह से नवाज शरीफ साहब की वापसी भी जो है वो बड़ी मुश्किल नजर आती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये थॉट प्रोसेस भी मौजूद है कि अगर ये लोग इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो इलेक्शन में जाने से पहले पहले नवाज शरीफ साहब की क्लियरेंस बड़ी ज़रूरी है और नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। उनके होते हुए मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन चलनी चाहिए, क्योंकि जो क्राउड पुल नवाज शरीफ साहब के पास है वो ना मरियम नवाज के पास है और ना शहबाज शरीफ के पास है, तो इसलिए उनका वापस आना बहुत ज़रूरी है। लंदन से लोगों की वापसी का अलबत्ता सिलसिला कुछ शुरू हुआ है। आबिद शेर अली आज लंदन से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, जो कि कई सालों से लंदन के अंदर मुकीम थे। उनकी वापसी भी एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिग्नल है और उनका इस सिग्नल का मतलब ये है कि अब इस हुकूमत के हवाले से कोई ना कोई बड़ा फैसला अब होने जा रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और उसमें लिपटा हुआ है। इस वक्त कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि जी टेक्नोक्रेट्स और मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और उनके साथ इंटरव्यूज़ के दौरान जो है अगले निगरान वज़ीर आज़म के लिए गुफ्तगू शनीद हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि जी हम अगले 5-6 महीने तक तो हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। यानी ये कहानी जो है वो तकरीबन अक्टूबर तक जाती है, सितंबर अक्टूबर तक जाती है। तो सितंबर अक्टूबर से पहले आप 3 महीने से ज़्यादा निगरान हुकूमत को दे भी नहीं सकते। आप मैक्सिमम उनको 3 महीने दे सकते हैं। तो 3 महीने का अगर मतलब है तो आपको तकरीबन जून एंड या जुलाई के अंदर जाके उसके बाद असेंबलियाँ तहलील करके उसके बाद आपको जो है वो देना पड़ेगा, निगरान हुकूमत को सारा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जून एंड जुलाई तक अगर आप जाते हैं तो वो डॉलर जो आज मार्केट के अंदर 202 रुपए का, 203 रुपए का बिक रहा है, यहाँ तक कि 204 रुपए की भी आवाज़ आई और जो इंटर बैंक के अंदर भी 200 तक पहुँच चुका है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो 1.5-2 महीने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर ये अनसर्टेनिटी ना ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगले 48 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़े फैसले हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी कौम से खिताब करने जा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि वो उसके अंदर बहुत बड़ा कोई ऐलान करते हैं। दोनों साइड्स का ऐलान किया जा सकता है, या तो वो कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे वो अभी तक भागते आए हैं, यानी कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ वो करने में नाकाम हुए और उन्होंने फैसला किया कि ये नहीं करना,
तो फिर उसके बाद वो असम्बलियाँ तहलील करने का भी कह सकते हैं, जो कि फौरी तहलील हो जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग, खास तौर पे शेख रशीद अहमद साहब भी इस सारी चीज़ के अंदर, इस सारी अनसर्टिनिटी के अंदर जो है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, बार बार इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, जिससे हालात जो हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हों। इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि 20 तारीख के बाद मैं इस्लामाबाद का रुख करने जा रहा हूँ, और असल कहानी आती है 29 और 30 मई की। 29-30 मई से पहले पहले इमरान खान साहब चाहते हैं ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि 29-30 मई की डेट को किसी तरह क्रॉस कर लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तबका ये भी समझता है कि शायद हम अगले आर्मी चीफ का ऐलान करके उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दें, क्योंकि अगर एक दफ़ा ऐलान कर दिया तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये इसके अंदर सारी इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें इस सिलसिले में क्या होता है। अलबत्ता ये मानने वाली बात है कि जो कुछ भी इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, और तमाम एक जगह पे फैसले किए नहीं जा रहे, और एक जगह पे इमरान खान साहब का जो मोमेंटम है, ये दोनों साइड्स ही इस अनसर्टेनिटी के अंदर जो है वो अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, अवाम परेशान हो रही है, लोड शेडिंग संभाली नहीं जा रही, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30-30, 40-40 रुपए जंप मारने वाली हैं, जो कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, और डॉलर जो है वो बेकाबू हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। अगर जल्द ही इन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठे बिठा के कोई फैसला ना किया गया तो आगे आने वाले हालात मैं बहुत ख़राब देख रहा हूँ। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।